नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। मैं किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने पढ़ा था लोकसभा। आज पढ़ेंगे हम राज्यपाल। मोहम्मद सिराज, अंजलि, प्रीतिपाल, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। इसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यसभा का, जल्दी से अपने कमेंट करके आंसर दें। वासु ठाकुर, आयुषी गोयल, गुड मॉर्निंग। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है और राज्यसभा का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 81। लोकसभा का आपका 81 और राज्यसभा 80। ओके। और संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? सारिका चौधरी, गुड मॉर्निंग। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी से अपने कमेंट करके आंसर बताएं। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 वंशज गर्ग 79 में किया गया है। ओके। ठीक है। तो देखो, अब ये तो आपकी केंद्र से संबंधित थी। अब बात करते हैं राज्य से। जिस प्रकार केंद्र में संसद है तो उसी प्रकार से राज्य में क्या आता है आपका? राज्य में आता है आपका विधानमंडल। विधानमंडल। विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल। विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर होता है। ओके। विधानमंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल का वर्णन किया गया है? पता है किसी को? काजल जयंत, कोमल चौधरी, गुड मॉर्निंग। रुखसार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। विधानमंडल का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान का जो वर्णन किया गया है आपका अनुच्छेद 168 में किया गया है और विधान परिषद 169 और विधानसभा 170 में किया गया है। और जबकि राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 152 में किया गया है। ओके। प्रीतिपाल अनुच्छेद 168, काजल जयंत 168, मोहम्मद सिराज 168। जी हाँ,
विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 में किया गया है, विधान परिषद 169 है, विधानसभा 170 है। ओके। और राज्यपाल का वर्णन भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 152 में किया गया है, जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 152 में गवर्नर यानी कि राज्यपाल का वर्णन किया गया है। ओके। ठीक है। तो जिस प्रकार से संसद का 79, राष्ट्रपति 52 और आपका राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 में हैं, उसी प्रकार से विधानमंडल 168, विधान परिषद 169 और 170 में विधानसभा का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 152 के अंतर्गत राज्यपाल का वर्णन किया गया है। ओके। चलिए राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, जिस प्रकार केंद्र में, लिख देता हूँ मैं, जिस प्रकार केंद्र में मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में राज्य मंत्रिपरिषद या राज्य कार्यपालिका भी लिख सकते हैं, या राज्य कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख या मंत्रिपरिषद के प्रमुख या कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में राज्य मंत्रिपरिषद या राज्य कार्यपालिका या सरकार या राज्य सरकार के प्रमुख जो होते हैं राज्यपाल होते हैं, लेकिन ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल भी सरकार के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। ओके। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के बारे में कहा गया है, उनके पद के बारे में कहा गया है कि राज्यपाल का जो पद है उसका वर्णन अनुच्छेद 152 में किया गया है। ओके। देखिए, अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 153 में क्या है? अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। शुभम धीमान, गुड मॉर्निंग भैया। अनिकांत, ओके। ज्योतिपाल, गुड मॉर्निंग आप सभी को। ठीक है। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे तथा इसी में कहा गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकते हैं। एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। ओके।
यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 152 में कहा गया है कि अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे और एक या एक से अधिक यानी कि 2 या 3 या 4 राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे चंडीगढ़ के जो गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, वे आपके जो है हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इन तीनों के यानी कि 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके राज्यपाल होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकते हैं। इस बात का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 153 में। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? अनुच्छेद 152-53। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है? यस, चलिए इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। अनुच्छेद 154 में क्या है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। अनुच्छेद 154 आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154 में काजल जयंत पावर, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के कार्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की शक्ति व कार्य का वर्णन किया गया है, जिनको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले जो है इसके ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। इससे पहले जो है और आर्टिकल हैं उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 155, उनमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको लास्ट में कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। अनुच्छेद 155 में क्या है, अनुच्छेद 155 में देखिए, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या सरकार भी कह सकते हैं, सरकार या मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। इनके स्वयं नहीं कर सकते, जिनकी सलाह प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद या सरकार देगी, जो मौजूदा सरकार होती है, ठीक है, तो तब उसी व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के रूप में करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 155 तक सभी का क्लियर है? प्रीतिपाल नियुक्ति, जी हाँ, नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ओके, चलिए इसके बाद अनुच्छेद 156 में क्या है, आर्टिकल 156, अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल कार्यकाल का वर्णन किया गया है। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? पाँच वर्ष, निशांत शर्मा। वर्किंग टाइम 5 ईयर्स, 5 या 65 वर्ष, काजल जयंत। 6 या 65 वर्ष, काजल जयंत।
वासु ठाकुर 5 साल, ज्योति 5। देखो, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो आमतौर से तो 5 वर्ष ही होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, इनकी नियुक्ति की जाती है और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जो कि मैंने आपको बता दिया है आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 में। ठीक है, अनुच्छेद 156 में उनके कार्यकाल का वर्णन किया गया है। तो उनका कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे राज्यपाल होंगे जो पूरे 5 वर्ष करते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर रहते हैं। जब भी सरकार चाहे इन्हें इनके पद से हटा सकती है, उसके लिए कोई भी बिल वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जब भी सरकार को लगे कि उनको उनके पद से हटाना है तो तभी हटा सकते हैं, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वैसे तो 5 वर्ष ही होता है, ठीक है, लेकिन उन्हें कभी भी उनके पद से हटाया जा सकता है, वे उसका विरोध नहीं कर सकते। ओके, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही रहते हैं, यानी कि जब भी सरकार चाहे उन्हें उनके पद से हटा सकती है, राष्ट्रपति से सिफारिश करके उनको उनके पद से हटाने की सलाह दे सकती है और उनको उनके पद से हटाया जा सकता है या उनका स्थानांतरण किया जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। या आपने देखा होगा 1977 में उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले लगातार कांग्रेस की सरकार रही है 1952 से 1977 तक, लेकिन पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता दल की, जनता पार्टी थी। ठीक है, जनता दल की एक जो है सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो इस टाइम पे जो है लगभग 24 से 25 राज्यों में, क्योंकि सभी राज्यों में जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी और कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी, लेकिन वहाँ पर जो राज्यपाल कांग्रेस ने नियुक्त किए थे उन सभी को हटाकर मोरारजी देसाई की सरकार ने अपने राज्यपाल नियुक्त किए थे। ओके, तो इस प्रकार से यानी कि राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं। वैसे तो 5 वर्ष है, लेकिन निश्चित नहीं होता। जब सरकार चाहे या प्रधानमंत्री चाहे या मंत्रिपरिषद चाहे, राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि उनको उनके पद से हटा दिया जाए या उनका स्थानांतरण कर दिया जाए, किसी और राज्य में भेज दिया जाए। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर है? अनुच्छेद 156 तक सबका क्लियर हो चुका? अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 157। देखो 57 58 में दोनों में एक ही है, 57 और 58। अनुच्छेद 57 58 में जो है उनकी योग्यता की बात की गई है। अनुच्छेद 157 व 58 यानी कि दोनों में एक ही बात की गई है और वो है राज्यपाल की जो योग्यता है, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो फटाफट अपने आंसर दें, जल्दी से बताएं। राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? काजल जैन जी, हाँ 57 में योग्यता है, 57 में भी योग्यता है, 58 में भी उसी के संबंध में है। ओके, तो जल्दी से अपने आंसर बताएं बच्चे। प्रीतिपाल, एज 35 साल। चलिए, उनकी एज जो है 35 साल होनी चाहिए कम से कम। और हाँ जी, कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है। हाँ जी, राष्ट्रपति बाध्य होते हैं, अनुराग सिंघल, राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। जो सलाह उनको दी जाती है वो सलाह, देखिए मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री जो भी सलाह देंगे या जो भी बिल पास करेंगे उसको मानना अनिवार्य है। वे सिर्फ, उनके पास इतनी पावर है कि वे एक बार उसे पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं या वापस भेज सकते हैं। ये किया गया था कौन, ये आपका देखो अमेंडमेंट हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ इंदिरा गांधी की सरकार में। तो इसमें किया गया कि इससे पहले क्या था, इससे पहले क्लियर नहीं था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं या नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि उस बात को लेकर कई बार विवाद हो चुका था। उससे पहले भी प्रेस शायद डाक के लिए कोई कानून पास किया गया था, तो उसको लेकर जो है पोस्ट ऑफिस को लेकर, तो उसमें विवाद हो चुका था प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और सरकार के बीच, ठीक है। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो आया था, उसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। देखिए उसमें मैं संशोधन वाला एक चैप्टर कराऊंगा आप में, सारे संशोधन उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको यहाँ पे, कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि उनको जो है मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह माननी होगी पहली ही बार में। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन 1976 आया मोरारजी देसाई की सरकार में। इस सरकार में इस जो आपके यहाँ पर राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार उस बिल को या सलाह को पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते हैं। यानी कि एक बार इन्होंने थोड़ा सा पुनर्विचार की पावर दे दी गई। कौन से में? 44वें संविधान संशोधन में। 42 में कोई पावर नहीं थी, एक बार जो सलाह दे दी उसी को मानना था। लेकिन इसमें क्या कहा गया 44 में कि राष्ट्रपति एक बार जो है उस बिल को या प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और अगर दोबारा लोकसभा या राज्यसभा यानी कि संसद उस बिल को पास करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो वे उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। ओके अनुराग सिंघल, यहाँ तक क्लियर हो गया? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, उनको उनकी सलाह माननी होगी। बस एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं या कह सकते हैं कि दोबारा से विचार कर लो, उससे ज़्यादा पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। उनको मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही होगी। इसलिए नाम मात्र के प्रमुख कहे जाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। वास्तविक प्रमुख जो होते हैं आपके प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ही होता है। राज्यों में वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री या विधानमंडल या राज्य मंत्रिपरिषद ही होती है। ओके, तो हम योग्यता की बात कर रहे थे। नंबर 1 पे 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम। नंबर 2 भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 3 एक बार और बता दो काजल जयंत। अच्छा जी, राष्ट्रपति को देखिए एक संविधान संशोधन हुआ जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया कि राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी जाएगी या मंत्रिपरिषद या संसद जो भी बिल पास करेगी उस बिल पर उन्हें हस्ताक्षर करने आवश्यक हैं। यानी कि उस सलाह को मानना जरूरी है, वे इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसके बाद 1977 में सरकार बनी आपकी जनता पार्टी की, वहाँ पर प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया 44वां संविधान संशोधन 1978 यानी कि 78 में 2 साल बाद, ठीक है। उसमें जो है सरकार ने ये बिल पास किया, इसमें संशोधन करके इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य तो रहेंगे, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। एक मौका उनको दिया गया कि वे एक बार पुनर्विचार के लिए उस बिल को या प्रस्ताव को या सुझाव को या सलाह को दोबारा उनसे कह सकते हैं कि उस पर पुनर्विचार कर लें। और अगर यदि दोबारा से फिर भी वही सलाह ऐसी की ऐसी दे दी जाती है उनको, या कोई संशोधन करके दे दिया जाता है, ठीक है, तो उस सलाह या उस बिल को या प्रस्ताव को मानना बाध्य है। यानी कि राष्ट्रपति उस पर फिर इनकार नहीं कर सकते। ओके, क्लियर हुआ? अनुराग सिंघल जी क्वेश्चन बता दो। अगर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए मना कर दें
फिर तो संविधान देखो, ये जो राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, ये संविधान के अनुसार है, यानी कि संविधान में इस चीज़ का वर्णन है। और अगर वे उनकी सलाह नहीं मानते तो क्या होगा? संविधान का उल्लंघन होगा। और संविधान का उल्लंघन होगा, जब संविधान का उल्लंघन होगा तो क्या होगा? महाभियोग लाया जाएगा, और महाभियोग लाया जाएगा तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। ओके, अनुराग सिंघल, अगर वे सलाह नहीं मानेंगे तो संविधान का उल्लंघन होगा, और जब संविधान का उल्लंघन होगा तो उनको पद से हटा दिया जाएगा, यानी कि महाभियोग लाया जाएगा। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 61 के द्वारा। ओके, अनुराग सिंघल, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद बात करते हैं, योग्यता की बात चल रही थी आपकी। एक तो ये है कि वे भारत के नागरिक होने चाहिए, इसके बाद 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नंबर 3 पे किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर न हो। नंबर 4 में आता है, वे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या आपकी राज्यसभा किसी के भी सदस्य न हो, यानी कि संसद या विधान मंडल कह सकते हैं, संसद या विधान मंडल के सदस्य न हों। और यदि हैं तो वे उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है, सदस्य न हों। ओके, इसके बाद नंबर 5 पे लिख सकते हैं, पागल या दिवालिया न हो। अभी तक किस पर लगे हैं महाभियोग? अभी तक महाभियोग किसी पर भी साबित नहीं हुआ है, किसी को भी महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। ओके, ठीक है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। ठीक है, चलिए जी, तो अनुच्छेद 157-58 हुआ योग्यता से संबंधित। इसके बाद आता है आपका 58 के बाद 59, यानी कि अनुच्छेद 159। इसमें क्या है? आर्टिकल 159 में किसका वर्णन किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 159 में शपथ का वर्णन किया गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे। तो जल्दी से बताएं, कौन दिलाते हैं राज्यपाल को शपथ? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे? तो शपथ का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 159 में। आपको आंसर देना है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं। राज्यपाल अपने राज्य के नहीं होते। हाँ जी, काजल जैन, ज़्यादातर देखिए जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अब ये कर दिया गया है कि जो राज्यपाल होंगे वे जिस राज्य के राज्यपाल बनाए जा रहे हैं उस राज्य के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ताकि वे किसी प्रकार से कोई भेदभाव ना करें। कोई मतलब कि पॉलिटिकल इशू है, एक राजनीतिक इशू है, उस चीज़ को लेकर ज़्यादातर दूसरे राज्यों के ही राज्यपाल बनाए जाते हैं, यानी कि उस राज्य का व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाता। ये पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। वैसे संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है, लेकिन जो है आपके ज़्यादातर यही है कि उस राज्य का व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता, किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को बनाया जाता है। इसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अनुच्छेद 159 में शपथ का वर्णन किया गया है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोमल चौधरी, विपुल मोहम्मद सिराज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। जी हाँ, देखिए हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि अगर इन्हें अपना त्यागपत्र देना हो तो ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? यदि राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देना हो तो ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे?
बताओ जल्दी से, कितने बच्चे बता सकते हैं? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राज्यपाल को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देंगे? काजल जयंत। राष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को ज्योतिपाल, राष्ट्रपति को अनिकांत। देखिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। चलिए जी, अनुच्छेद 159 हुआ। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में किसका वर्णन किया गया है? जल्दी से बताएं। अनुच्छेद 161 में किसका वर्णन किया गया है जो राज्यपाल से संबंधित ही है? 161 अनुच्छेद 161 क्षमादान, विपुल योगी, अनुराग, शक्तियाँ। शक्तियों का मैंने बताया था आपको पीछे कि अनुच्छेद 154 में शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुराग सिंघाल, ठीक है। प्रीतिपाल, न्यायिक शक्ति, समाधान। देखिए, अनुच्छेद 161 में क्षमादान राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति को, मैं करा चुका हूँ राष्ट्रपति वाला चैप्टर आपका, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है? देखिए, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति को कौन से में दी गई है? आर्टिकल 160 में कुछ ज़्यादा है नहीं है, मुझे भी याद नहीं है क्या है उसमें, ठीक है। कोई ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, और ना ही कभी एग्जाम में आया है। तो 61 की बात करते हैं, ठीक है। ओके मोहम्मद सिराज। अनुच्छेद 72 देखो, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है और अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। तो राज्यपाल किस प्रकार का क्षमादान कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से माफ़ कर सकते हैं, क्या क्या माफ़ी दे सकते हैं, उसके बारे में पता है किसी बच्चे को? देखिए, राज्यपाल राज्य सूची के जो विषय होंगे सिर्फ उन्हीं में क्षमादान कर सकते हैं, वो भी मृत्युदंड को छोड़कर राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी अपराध आते हैं उन सब में क्षमादान कर सकते हैं। राज्यपाल राज्य सूची के अंतर्गत क्षमादान करेंगे, लेकिन मृत्युदंड को छोड़कर, मृत्युदंड को चाहे वो आपका राज्य सूची के विषय के संबंध में ही उनको मृत्युदंड दिया गया है तो उसको भी माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। वे सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी अपराध आते हैं, जितने भी विषय आते हैं, उन विषयों को लेकर कोई अपराध होता है तो उनमें क्षमादान कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। क्लियर है सबका? अनिकांत, जी हाँ, मृत्युदंड को छोड़कर, ठीक है। मृत्युदंड को माफ़ सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, वे नहीं कर सकते। ओके, चलिए जी, तो ये कुछ अनुच्छेद थे राज्यपाल को लेकर। इसके बाद एक आर्टिकल आता है राज्यपाल को लेकर ही। अच्छा, राज्यपाल अध्यादेश की शक्ति। अच्छा, अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल को किस अनुच्छेद में दी गई है? अध्यादेश। जिस प्रकार से राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। अच्छा, अध्यादेश क्या होता है? मैंने बताया था आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। अध्यादेश क्या है इसके बारे में बताइए जल्दी से। राष्ट्रपति, मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रपति को अध्यादेश की पावर किस अनुच्छेद में है? 213 में। 213 में देखिए विपुल जी, राज्यपाल को है 213 में, ठीक है। और राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद में है? अध्यादेश की पावर राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है?
कोमल चौधरी। 213 में राज्यपाल को है, ठीक है, 213 में राज्यपाल को अध्यादेश की पावर है, लेकिन राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद में अध्यादेश की पावर दी गई है? मैंने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में कराया था आपको। देखिए अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश की पावर दी गई। अध्यादेश है क्या? देखिए जब संसद न चल रही हो, ठीक है, जब संसद न चल रही हो और ऐसे में कोई बिल पास करना आवश्यक हो या कोई कानून बनाना जरूरी हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का सहारा लेकर 123 में पावर दी गई है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति अकेले ही उस बिल को पास कर सकते हैं, यानी कि अध्यादेश लाकर राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं, अकेले ही राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। उसी प्रकार राज्यों में यदि विधानसभा या विधानमंडल का कार्यवाही नहीं चल रही है या विधानमंडल नहीं चल रहा है, उनकी बैठकें नहीं चल रही है किसी वजह से, या सरकार का विघटन हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को पावर है कि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लाकर राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो चुका है? अध्यादेश में राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करके या राज्यपाल अपने हस्ताक्षर करके कोई भी कानून बना सकते हैं यदि संसद नहीं चल रही है या विधानमंडल नहीं चल रहा है तो राज्यों में। ओके, ठीक है जी। इसके बाद एक आर्टिकल आता है आपका 213 के बाद मनोनयन की पावर है राज्यपाल को भी। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को मनोनयन की पावर है उसी प्रकार से राज्यपाल को भी राज्य विधानसभा के अंतर्गत मनोनयन की पावर है। एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में है? वो आपका अनुच्छेद आता है 333, अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति को है, ठीक है, 331 में राष्ट्रपति को है और 333 में, आर्टिकल 333 में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करेंगे। कहाँ पर? विधानसभा में। यदि उस राज्य की विधानसभा के अंतर्गत कोई आंग्ल भारतीय नहीं है तो एक व्यक्ति को, आंग्ल भारतीय व्यक्ति को राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत मनोनयन करेंगे उसका। ओके, जबकि राष्ट्रपति दो व्यक्तियों का करते हैं, उनको अनुच्छेद 331 में ये पावर दी गई है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? ये तो सबका क्लियर ही होगा। 1/6 मेंबर, हाँ वो भी करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा आपको। 1/6 जो है, 1/6 सदस्य विधान परिषद में, जैसे कि 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार से 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में राज्यपाल नियुक्त करते हैं या मनोनीत करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? अब देखिए, ये तो सबका क्लियर ही होगा कि आंग्ल भारतीय कौन होते हैं। आंग्ल भारतीयों के बारे में तो सभी को पता होगा। सर जी, राज्यपाल दोबारा समाधान की शक्ति का प्रयोग लिखते हैं। क्षमादान की शक्ति की बताया तो है मैंने। राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उनको लेकर क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को छोड़कर। मृत्युदंड को क्षमादान नहीं कर सकते, मृत्युदंड का क्षमादान नहीं कर सकते, उसको माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन राज्य सूची के अंतर्गत और जितने भी विषय आते हैं सब में माफ़ कर सकते हैं। ये पावर है उनके पास, इतनी शक्ति है उनके पास। ठीक है, वासु ठाकुर, ठीक है जी। देखो, आंग्ल भारतीय क्या होते हैं, मैं आपको एक बार फिर बता दूं। वे भारतीय जो कभी अंग्रेज थे, ठीक है, वे भारतीय जो अब जब भारतीय हैं लेकिन कभी अंग्रेज थे, तो उनको आंग्ल भारतीय कहते हैं या एंग्लो इंडियन कहते हैं। या वे अंग्रेज जो अब भारतीय हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि वे अंग्रेज जो अब भारतीय हैं, यानी कि उनके पास भारत की नागरिकता है, तो उनको आंग्ल भारतीय कहते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि वे इंग्लैंड के ही हों,
ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि वे इंग्लैंड से ही आए हों या इंग्लैंड के ही हों, बस अंग्रेज़ होने चाहिए, यानी कि ईसाई होने चाहिए, किसी भी देश के हों। ओके, चलिए जी, अब राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद था, पीछे बताया था मैंने आपको? राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 154 में किया गया है। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति व कार्य का वर्णन किया गया है। तो राज्यपाल को क्या क्या शक्तियां हैं? पहले तो कार्यपालिका या कार्यकारी शक्ति ही देख लेते हैं। कार्यपालिका या कार्यकारी शक्ति, देखिए कार्यपालिका कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत क्या आता है? एक तो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, सीएम की नियुक्ति करते हैं। मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होते हैं आपके, कैबिनेट मंत्री हों, राज्य मंत्री हों या उप मंत्री हों, ठीक है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इसके बाद ले सकते हैं आप राज्यपाल यानी कि डिस्ट्रिक्ट के जो जज होते हैं, जिला जज जो जिन्हें कहते हैं जिला जज। और इसके बाद विश्वविद्यालय में जो कुलपति होते हैं, विश्वविद्यालय में कुलपति आदि की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, यानी कि ये कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती है इनकी। ओके, इसके बाद एक आपका जो है, मैं आपको बता दूं यहीं पे अनुच्छेद 356 में क्या है, जल्दी से बताएं। अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 बता चुका हूं आपको। आर्टिकल 356 के बारे में क्या है? आर्टिकल 356 अनुराग सिंघल 154, हाँ जी 154 में शक्ति व कार्यों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की शक्तियों व कार्य का वर्णन किया गया है। कुलपति, देखो जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो उनके हेड जो होते हैं उनको कुलपति कहते हैं। आपने देखा होगा मार्कशीट पे बीए या बीएससी की जो मार्कशीट होती है उन पे सबसे लास्ट में कुलपति लिखा रहता है, उनके साइन आते हैं उस पर लगे हुए, मोहर आती है लगी हुई, ठीक है। तो ये विश्वविद्यालयों के हेड होते हैं, इनके प्रमुख होते हैं यूनिवर्सिटी के। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। और देखो जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी राज्य में तो पूरी पावर यानी कि जो प्रमुख जो होते हैं यानी कि पूरी पावर राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। ओके, यानी कि वास्तविक प्रमुख बन जाते हैं उस टाइम जब राज्यपाल किसी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस राज्य के वास्तविक प्रमुख बन जाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये कार्यकारी हुआ। इसके बाद करते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों से है यानी कि कानून या विधि बनाने की जो शक्तियाँ होती हैं उनको विधायी शक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या क्या है? राज्यपाल को विधायी शक्तियाँ कैसी हैं? देखो विधेयक या बिल से जुड़ी हुई जो भी पावर होती है उनको विधायी शक्ति कहते हैं। जैसे विधानमंडल का सत्र बुलाना, विधानमंडल का सत्र बुलाना, उनकी बैठकें कराना, ठीक है। या फिर आप ले सकते हैं कि जैसे विधानसभा में कोई भी बिल पेश करना हो तो उन पर उनके हस्ताक्षर होते हैं तभी वो बिल माना जाता है। जैसे कि विधान सभा या परिषद में कोई भी बिल पास होता है
तो जब तक उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते वह कानून नहीं बनता। के बाद लिख सकते हैं, के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर, यहाँ पे ले लो, विधान परिषद में पास बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून बनता है। ठीक है, इसके बाद एक आ सकता है आपका आंग्ल भारतीय सदस्यों का चयन किया जाता है विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही, जैसा कि बताया मैंने आपको अभी अनुच्छेद 333 के तहत। ठीक है, एक आंग्ल भारतीय का नियुक्ति करते हैं, ये भी पावर है। इसके बाद 1/6 सदस्यीय विधान परिषद में, जिन राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या है इनके बाद। ये तो होगी आपकी विधायी शक्तियाँ। नंबर 3 वित्तीय शक्तियाँ, जो वित्त से संबंधित जो शक्तियाँ हैं उनको वित्तीय शक्तियाँ कहते हैं, यानी कि पैसे से जुड़ी हुई जो शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल को, उनको वित्तीय शक्तियाँ कहते हैं। वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए धन विधेयक को जब पेश किया जाता है, धन विधेयक को सबसे पहले धन विधेयक को पास कराने के लिए या धन विधेयक को लाने के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। धन विधेयक को लाने के लिए राज्यपाल की सहमति या हस्ताक्षर कह सकते हैं या सहमति आवश्यक है। ओके, इसके बाद लिख सकते हैं आप जो है बजट जो पेश होता है उसके लिए भी बजट पेश करने के लिए या बजट बनाने के लिए भी राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं एक आती है पावर वित्तीय शक्ति के अंतर्गत ही आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से जब धन निकालना हो तो उस पर भी राज्यपाल के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो शक्तियां हैं ये सभी शक्तियां आपकी राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आती है। ओके, इसके बाद ले सकते हैं आप न्यायिक शक्ति। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को है उसी प्रकार से इनको भी न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति, इंक डाल लेता हूं मैं उसमें, 1 मिनट। राज्यपाल को न्यायिक शक्ति है, तो कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं वही मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है और वे राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान कर सकते हैं। दूसरा न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है आपका जिला जजों की नियुक्ति करते हैं। जिला जजों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद जब किसी राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें भी उस राज्य के राज्यपाल की सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं लेकिन उनकी सलाह लेते हैं किनकी? राज्यपाल, जिस राज्य का राज्यपाल होगा, और वहाँ पर जिला जजों की जब नियुक्ति की जाती है तो उनकी सलाह ली जाती है। ओके, ये न्यायिक शक्तियाँ हैं। इसके बाद बात करते हैं वीटो शक्ति। राज्यपाल को भी वीटो शक्ति दी गई है, यानी कि वीटो पावर दी गई है राज्यपाल को जब कोई बिल विधानमंडल से पास होकर राज्यपाल के पास आता है। जब कोई बिल विधानमंडल से पास होकर राज्यपाल के पास आता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस बिल को पास कर सकते हैं या उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और यदि वे पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं तो दोबारा उनको उस पर हस्ताक्षर करने जरूरी होते हैं। लेकिन
तीसरी बात, यदि वे उनको बिल वो सही नहीं लगता और उनको लगता है कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए या उनकी समझ से बाहर है, तो ऐसे में वे उस बिल को राष्ट्रपति के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं, राष्ट्रपति को भेज देते हैं, राष्ट्रपति को भेज देते हैं। लेकिन जब वे एक बार राष्ट्रपति को उस बिल को भेज देंगे तो उसके बाद राज्यपाल का रोल खत्म हुआ, वहाँ पर सिर्फ उसको राष्ट्रपति ही देखेंगे। यदि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए उस बिल को भेज दिया, ठीक है, उस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दिया या रोक कर रख लिया तो समाप्त हो जाएगा, या उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो फिर से उसमें जो है विधानमंडल या आपकी विधानसभा या विधान परिषद करेक्शन करके फिर दोबारा से राज्यपाल को न देकर सीधे राष्ट्रपति को देगी। ओके, इसके बाद एक पावर आती है यहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1/6 सदस्य का बता दो विश्व मित्तल। देखिए 1/6 जो सदस्य होते हैं वे विधान परिषद में, उसका मैं आपको विधान परिषद में पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। विधान परिषद के अंतर्गत राज्यपाल 1/6 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। जो कुल पद होंगे विधान परिषद के अंतर्गत, मान के चलो कि विधान परिषद में किसी राज्य की विधान परिषद में 60 पद हैं, तो 60 पदों का 1/6 राज्यपाल के द्वारा भरे जाएंगे, यानी कि 10 पद जो होंगे वे राज्यपाल के अकाउंट में आते हैं, उनके खाते में आते हैं कि राज्यपाल उनको नियुक्त करेंगे या उनका मनोनयन करेंगे। क्लियर है? विश्व मित्तल 1/6 सदस्य, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी बच्चों का? इसके बाद बात करते हैं एक लास्ट जो पावर है राष्ट्रपति के राज्यपाल के पास, स्वविवेक की शक्ति, यानी कि एक ऐसी शक्ति जिसको वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्वविवेक की शक्ति, स्वविवेक शक्ति। देखिए जब किसी राज्य में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिला हो या ऐसी स्थिति आ जाए कि गठबंधन से कोई सरकार बनी हो और वो गठबंधन टूट जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को पावर होती है, फुल पावर रहती है कि राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करें, यानी कि किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, कौन सी पार्टी को या कौन से दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें और उसे एक निश्चित समय दें कि वे उतने समय के अंदर अपनी पार्टी के अंदर जो है सरकार में बहुमत साबित करके दिखाए। ओके, स्वविवेक की शक्ति के अंतर्गत जब गठबंधन की सरकार हो या चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल या तो सबसे बड़े दल या उससे जो दूसरे नंबर का दल, यानी कि राज्यपाल को लगे कि यह दल सरकार बना सकता है, उनको लगे कि यह दल सरकार बना सकता, चाहे वो ना भी बना पाए, ठीक है, लेकिन उनको लगे राज्यपाल को कि ये जो है ये दल सरकार बना सकता है, तो उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, उनके दल के नेता को मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं, ठीक है, और एक निश्चित समय के लिए उनसे बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं। ओके, तो ये इनकी स्वविवेक की शक्ति थी। अब देखिए क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसी पावर हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच, राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच कुछ ऐसी पावर हैं जो राज्यपाल को तो प्राप्त नहीं है लेकिन राष्ट्रपति को प्राप्त है, उनके बारे में थोड़ा सा क्या अंतर है वो देख लेते हैं। शक्तियाँ जो राज्यपाल को नहीं हैं लेकिन राष्ट्रपति को है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को है। कौन कौन सी है बता सकते हैं? लेकिन राष्ट्रपति को है। कुछ ऐसी पावर हैं जो राष्ट्रपति को तो हैं लेकिन राज्यपाल को नहीं है। नंबर 1 तो आप ले सकते हैं सैन्य शक्ति, यानी कि सेना की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है, न कि राज्यपाल को, सैन्य शक्ति। नंबर 2 पे लिख सकते हैं आप क्षमादान की शक्ति, मृत्युदंड में क्षमादान की शक्ति, मृत्युदंड में क्षमादान की शक्ति। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं जी आप जो है आपातकाल के समय जो राष्ट्रपति को शक्ति पावर होती है उनको पावर नहीं होती।
आपातकाल के समय शक्तियाँ प्राप्त होती है राष्ट्रपति को। और क्या लिख सकते हैं, विदेश स्तर पर, क्योंकि राज्यपाल तो राज्य के होते हैं तो राज्य स्तर तक ही रहेंगे, लेकिन आपके जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें विदेश स्तर की शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। विदेश स्तर की शक्ति भी आपके राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये पावर हैं कुछ जो राष्ट्रपति को राज्यपाल से अधिक प्राप्त हैं। ओके, सभी बच्चों का क्लियर हो गया? किसी के मन में कोई शंका हो या कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। राज्यपाल को लेकर अगर किसी बच्चे के मन में कोई सवाल है तो अपने सवाल पूछ सकता है, या कोई टॉपिक जो उनके समझ में ना आया हो तो उसके बारे में बता दें। ठीक है, मैं उसको क्लियर करा दूंगा। तो ये आपका राज्यपाल का वीडियो आज की क्लास यहीं तक थी। राज्यपाल के बारे में लगभग सभी जो हैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वे सभी मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। अगर किसी के मन में उन सवालों को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दें, मैं उनको जो है बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद ओके, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, और आप सभी जानते हैं कि इसके बाद 9:30 बजे आपकी सीटेट की क्लास चलती है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वे उसको अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नमस्कार।